चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 18 है। इसके पहले ना 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए, आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये जो टेस्ट हुआ था ना 24/7/2024 को टेस्ट हुआ था क्लासरूम में, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 18 है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरा क्लास देखिएगा तभी जो है ना पूरा क्वेश्चन याद होगा और पता चलेगा नहीं कौन कौन क्वेश्चन इसमें डाला गया है, किस प्रकार क्वेश्चन में सर के द्वारा डाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है तो 18 है। आप लोग को पूरा क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो एक का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन दिया था। कौन दिया था? आइजैक न्यूटन दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने दिया। याद रखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार होता है क्या होता है? F बराबर जो होता है ना G × M1 × M2/r² होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे के से क्या करता है? एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच क्या करता है? कार्य करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बताइए। जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व क्या होगा? हाँ, इसका क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? तो घट जाएगा। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। और किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान उस जो है ना उस पदार्थ के घनत्व को घनत्व कहते हैं। इसे पी या डी से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। और जो घनत्व जो है ना, घनत्व किसी पदार्थ के घनपन के क्या होता है? घनेपन की माप होता है। ठीक है, घनेपन की माप होता है। और घनत्व की इकाई बोले और क्या होता है? घनत्व की इकाई बराबर तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। घनत्व का इकाई पूछेगा तो किलोग्राम घन मीटर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बताइए कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होता है। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। और डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और टरबाइन क्या करता है? टरबाइन जिससे ना जल विद्युत उत्पादन में काम आता है, उसको स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है? बताइए किसका है? किस काल की रचना है? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? आदिकाल का है। किसका है? आदिकाल का है। तो पृथ्वी राजरासो बोले किस काल की रचना है? तो आदिकाल का है। यहाँ पे अगर पूछेगा ना कि पृथ्वी राजरासो के लेखक कौन है तो चंद्रवरदाई है। चंद्रवरदाई है, याद रखिएगा। और पृथ्वी राजरासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल का है। क्या है? आदिकाल का। और एक क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है? पहले घटता है फिर बाद में क्या होता है? बढ़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी, मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो क्या है? तो मैग्नेटाइट है। क्या है? मैग्नेटाइट, याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो मैग्नेटाइट है। तो मैग्नेटाइट मतलब होता है ना Fe3O4 इसका सूत्र होता है मैग्नेटाइट का। और इसमें जो है ना 70% से 75% लोहा पाया जाता है। यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है। और इसे जो है ना चुंबकीय गुण, इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसलिए इसका रंग जो होता है ना काला होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हेमेटाइट का बात करें तो हेमेटाइट में जो होता है इसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है। Fe2O3 हेमेटाइट को बोल सकते हैं। इसका में 60 से 65% तक लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसमें 60 से 65% तक होता है हेमेटाइट में। और इसे जो है ना प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं, मतलब नेचुरल वायर, मतलब वायर कर किसे कहते हैं? तो हेमेटाइट को बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कर, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना
इसका टेलीग्राम चैनल पर हम पहले ही PDF भेज चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल लगे आप उसको पढ़ लीजिएगा भाई, क्लास के अच्छे से देख लीजिएगा पूरा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। इसका PDF जो हम सुबह ही मॉर्निंग में डाल दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो जिनको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप लिंक पर क्लिक कीजिए, जिस क्लास का देख रहे हैं ना उस पर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। इस जो क्लास देख रहे हैं इसका भी PDF वहाँ पे डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है, बताइए इसमें कौन जीवाश्मी ईंधन नहीं है, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस क्या है, तो जीवाश्मी ईंधन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा जीवाश्मी ईंधन नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस क्या है, तो जीवाश्मी ईंधन है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा। तो याद रखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील है। कहाँ है चिल्का झील है, कहाँ चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, याद रखिए उड़ीसा में है। तो यहाँ पे क्या कर रहा था कि भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सा है, तो चिल्का झील है, जो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। और याद रखिए सामर झील कहाँ है, सामर झील बोलेगा तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और पुलिकट झील बोलेगा तो कहाँ है, पुलिकट झील बोलेगा तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, सही है। वेमनाथ बोलेगा तो कहाँ है, वेमनाथ बोलेगा तो केरल में है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष के डैश को विश्व पर किस तारीख को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए कब मनाते हैं, 5 जून को। हाँ, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो है ना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 5 जून को। अब विश्व प्रवासी भारतीय दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। कब मनाते हैं, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय बोलेगा तो 9 जनवरी। और बताइएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी। कब होगा, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस बोलेगा 10 जनवरी, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी को मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी, ठीक है। और विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बोलेगा तो 21 फरवरी। क्या है, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, 21 फरवरी को, ठीक है। अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है, 8 मार्च को। और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को। कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी को रेडियो दिवस। और यहाँ पूछेगा कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस बोलेगा तो 22 अप्रैल को। और 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। और अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बोलेगा तो 29 जून। अब विश्व जनसंख्या दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बोलेगा तो 8 सितंबर को मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन दिया और इंग्लिश में इसको बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है ट्रांसलेट इनटू द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे कह रहा है ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्क हार्ड क्या है, हॉनेस्टली। क्या है, वर्क हार्ड हॉनेस्टली। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे कह रहा है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है, बताइए कौन सी गैस है। तो क्या होगा, 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कह रहा है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है पेसो। कह रहा है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, बताइए क्या होगा। पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस का है। क्या है, फिलीपींस का है। तो पेसो कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, तो फिलीपींस का है। किसका है, फिलीपींस का है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मालदीव का पूछेगा तो मालदीव का क्या है मौद्रिक इकाई, तो मालदीव का जो है ना मालदीवियन रुपया है। क्या है, मालदीवियन रुपया है। अगर यहाँ पे बात करें अल्बानिया क्या है, अल्बानिया का तो लेक है। क्या, अल्बानिया का लेक है। और अर्जेंटीना का बोलेगा तो क्या है, अर्जेंटीना का पीसो है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रिक इकाई क्या है, तो क्या है, यूरो। क्या है, यूरो, ठीक है, यूरो। और ब्राज़ील का बोलेगा तो क्या है, ब्राज़ील का रियल है। क्या है, ब्राज़ील का रियल। और डेनमार्क का डेनिश क्रोन, फ्रांस का फ्रैंक, जॉर्जिया का जॉर्जिया क्या है, तो लारी।
हंगरी का बोलेगा तो फोरिट है। क्या है? हंगरी का फोरिट। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे करा कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? बताइए, थोड़ा जोर सभी लोग बोला कीजिए। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो ये जो है ना 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है। क्या है? तो बहुब्रीहि समास है। तो कह रहा है कि चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। और क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है यूरिया का उपयोग किया जाता है? बताइए किस रूप में करते हैं यूरिया का उपयोग? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वरक के रूप में जो है यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यूरिया का उपयोग किस रूप में करते हैं? उर्वरक के रूप में जो है यूरिया का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे संचालन समिति के अध्यक्ष? बोलेगा तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पे बात करेगा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति का बोलेगा तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको, क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए। ये सब एग्जाम में ना डायरेक्ट एकदम फोटो कॉपी एकदम इस तरह से छाप देगा। याद रखिए संचालन समिति का बोलेगा तो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय संविधान समिति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघीय संविधान, याद रखिए संघीय संविधान समिति के बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। ये कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो प्रांतीय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और ये नेक्स्ट याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप का बोलेगा तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप के बोलेगा तो कौन थे? प्रारूप का भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा प्रारूप का भीमराव अम्बेडकर थे। और संघ शक्ति समिति का बोले तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति का बोले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति का बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे करा अदरक का कौन सा भाग जो है ना खाया जाता है? क्या है? बताइए, अदरक का कौन सा भाग जो है ना खाया जाता है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना खाते हैं। तो अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और हल्दी का जो है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रिक होता है ना, अदरक का तना खाने मतलब अदरक का जो तना भाग खाया जाता है, और अदरक भूमिगत रूपांतरित तना है। हद कर दी आप लांढो, ऐसा ही ट्रिक होता है। मतलब हल्दी का बोलेगा तो ह से हल्दी, इसका मतलब तना खाया जाता है, जो ट्रिक बता रहे हैं। हद कर दी आपने मतलब लाढ़ो मतलब होता है लहसुन होता है। तो ये देखिए, हद से हो गया हल्दी, कर से हो गया केसर, दी से हो गया अदरक, आ से हो गया आलू, प से हो गया प्याज, और लाढ़ो से हो गया लहसुन। ठीक है, ढ है ना, तो ऐसे लाढ़ो से याद रखिए लहसुन। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आए क्वेश्चन देखिए 17 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट एडवर्ड्स एंड द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भरना है ही लुक्ड एट मी खालिस्तान व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। क्या भराएगा? बताइए क्या कह रहा है? ही लुक्ड एट मी खालिस्तान व्हेन आई इंटरप्टेड हिम। क्या भराएगा? बताइए 17 का जो सही उत्तर होगा ना, क्या भराएगा? 17 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एंग्रीली होगा। क्या होगा? एंग्रीली भराएगा। ठीक है, तो ही लुक्ड मी एंग्रीली व्हेन आई इंटरप्टेड हिम होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना भाग लिया था? कौन भाग लिए थे? बताइए ये कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? इस तीनों गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो कौन थे? तीनों में बोल रहा है तो भीमराव अम्बेडकर थे। सॉरी, यहाँ पे है ना ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 22 नवंबर 1930 को हुआ था, और 22 नवंबर 1930 से 1931 तक हुआ था। दूसरा बोलेगा तो 1931 में हुआ था, और तीसरा बोलेगा तो 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग कौन लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है, गांधी जी तो एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे, उसमें कौन था? बेलगांव अधिवेशन था। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे करा मस्तिष्क जिम्मेदार है। बताइए किसके लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क? क्या होगा? तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार है नहीं, किसके लिए जिम्मेदार? उपयुक्त में से तीनों के लिए है। क्या है? उपयुक्त में से तीनों के लिए, सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, और शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार है, और हृदय गति के नियंत्रण के लिए, तीनों के लिए क्या है? जिम्मेदार है मस्तिष्क, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे करा फिलेबल हैज़ द सम मीनिंग्स एज। क्या होगा? बताइए फिलेबल हैज़ द सम मीनिंग्स एज क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेल। क्या है? फ्रेल, याद रखिएगा, FRAIL फ्रेल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब फिलिएबल मतलब होता है कमज़ोर होता है, और फ्रेल मतलब भी होता है कमजोरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? बताइए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी के डंक में जो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है,
और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो है ना सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा तो किस में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल बोलेगा तो प्याज में पाया जाता है। किसमें? प्याज में, ठीक है। और संतरा, नींबू, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, नींबू, खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल, और सेब में बोलेगा तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली, अंगूर, कच्चा में बोलेगा तो टाटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टाटेरिक अम्ल। और याद रखिएगा, टमाटर, पालक और चने की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दही व दूध, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और नेटल पौधे की पत्ती में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, करा है पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे, कै में थे? बताइए, पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर थे कै में थे? 23वें। हाँ, ये देखिए कै में थे? 23वें थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। ये पार्श्वनाथ जो है ना कै में तीर्थंकर थे? 23वें थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें बोलेगा तो कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर, याद रखिएगा, ठीक है, महावीर थे। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, इंडिका किसने लिखा? बताइए, इंडिका पुस्तक किसने लिखा? मेगास्थनीज लिखा। कौन लिखा? मेगास्थनीज लिखा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सफिक्स इज IC। यहाँ पे सफिक्स मतलब क्या होगा? बताइए, विच वर्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सफिक्स, बताइए क्या होगा? IC का बोल रहा, बताइए क्या होगा? बताइए। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C होगा, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान, कह रहा है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? बताइए क्या होगा? लोएस्ट चट्टान जो है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, प्रजाट चट्टानें हैं। क्या है? प्रजाट चट्टानें हैं। तो कह रहा है कि लोएस्ट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो प्रजाट चट्टानें। कौन सा चट्टान है? प्रजाट चट्टानें, याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, कह रहा है मेरियाना गर्त, कह रहा है मेरियाना गर्त जो है ना किस महासागर में स्थित है? बताइए क्या होगा? मेरियाना जो गर्त है वो किस महासागर में स्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो मेरियाना गर्त जो है किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोले रोमेसो कौन सा महासागर में है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। सुंडा बोलेगा तो पूर्वी हिंद महासागर में है, मतलब जिसको ना जावा द्वीप बोलते हैं। पिट्रिको बोलेगा तो कौन सा? अटलांटिक महासागर में। टोंगा बोलेगा तो प्रशांत महासागर में। मिंडनाओ बोलेगा तो ये भी प्रशांत महासागर में। मेरियाना बोलेगा तो ये भी प्रशांत महासागर में। ये सब क्या है? तो प्रशांत महासागर में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बाकी PDF तो भेजा हुआ टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से जो है ना मेन पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट जो लगे उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, कह रहा है कि पोपा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बताइए, पोपा बोलेगा तो कहाँ है? पोपा बोलेगा तो म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में स्थित है, ठीक है। तो पोपा ज्वालामुखी बोलेगा एक शांत ज्वालामुखी जो म्यांमार में स्थित है, ठीक है। पोपा ज्वालामुखी बोलेगा तो एक शांत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? म्यांमार, याद रखिएगा। हाई क्वेश्चन 28 पे, कह रहा है URL का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, URL का पूर्ण रूप क्या है? था हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो कह रहा है URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहा है कि नाटक, कह रहा है कि नाटक शब्द जो है ना कौन सा विशेषण बनेगा? बताइए, नाटक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, नाटकीय बनेगा। क्या बनेगा? नाटकीय बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्या होगा? हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे एक क्वेश्चन नंबर 32 पे, कह रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा जो है ना क्या मापा जाता है? बताइए क्या होगा? वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विभवांतर मापते हैं। क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे, कह रहा है विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? बताइए, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, क्या कहते हैं? विद्युत, यहाँ पे क्या करते हैं? 33 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B होगा ना, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो क्या कह रहा था? विद्युत आवेश के जो है ना प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसे A से निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B होगा।
आगे क्वेश्चन है 34 पे कह रहा है आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जो है ना टिमटिमाते हैं, तो क्या होगा? अपवर्तन के तो कारण। 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण। क्या कह रहा है कि आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि श्वेत प्रकाश, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण मतलब कलर होते हैं, क्या होगा? 7 है। कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितना? 7 होता है। कितना? 7 होता है। तो यहाँ पे कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण मतलब कलर होते हैं, तो 7 होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण मतलब कलर होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। आगे कह रहा है कि द एग्जाम बाज खालिस्तान ईजी, ऐसे क्या होगा ईजी, बताइए यहाँ पे क्या भराएगा? द एग्जाम बाज ईजी क्या भराएगा? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सर सिंगली होगा। क्या होगा? सर प्री सिंगली, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन बनाइए 37 पे कह रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में समानता जो है किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है, बताइए क्या होगा? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। तो कह रहा है ना कि बढ़ती उम्र के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता के में समानता किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है, तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन आइए 38 पे कह रहा है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, बताइए। जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, वो कितना होता है? 1.33 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। तो कह रहा है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? 1.33 होता है। तो जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। और यहाँ पे वायु का पूछेगा तो वायु का कितना होता है? 1.003 होता है। क्या होता है? 1. ये वायु का है, इसका है तो वायु का है 1.003। अगर यहाँ पे बात करेगा कि बर्फ़ का कितना होता है, बर्फ़ का जो होता है ना, इसका बर्फ़ का 1.31 होता है। किसका होता है? तो बर्फ़ का जो है ना, बर्फ़ का 1.31 होता है, याद रखिएगा। एल्कोहल का बोलेगा तो कितना? तो ये जो है एल्कोहल का है। किसका है? एल्कोहल का है। एल्कोहल का बोलेगा कितना? 1.36 होता है। किसका? एल्कोहल का 1.36 होता है। और केरोसिन का बोलेगा, केरोसिन कितना होता है? 1.44 है। हाँ, केरोसिन का बोलेगा 1.44 होता है। और हीरे का बोलेगा तो 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42 होता है अपवर्तनांक होता है। 2.42 हीरे का होता है। याद रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा? जल का पूछा था ना, जल का क्या होगा? 1.33 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 39 पे करा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे क्वेश्चन 40 पे करा गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी कितनी गुनी होती है, तो क्या होगा? 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी होती है, तो दोगुनी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए जो है ना आयोडीन की जरूरत होती है, बताइए। कौन सा हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होता है, बताइए। कौन सा हार्मोन बचाने के लिए? इसका सही उत्तर होगा थायरोक्सिन होगा। 41 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? डी होगा। थायरोक्सिन होगा। क्या होगा? थायरोक्सिन। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए जो है ना आयोडीन की जरूरत होती है, तो क्या होता है? थायरोक्सिन। क्या होगा? थायरोक्सिन की जरूरत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा। बाकी पीडीएफ तो सेंड किया हुआ है ये टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। बहुत सारा आपको पीडीएफ जो है ना वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी इस क्लास का भी सारा हम भेज चुके हैं। तो देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है। आई क्वेश्चन 43 पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है ना निम्नलिखित में से कौन करता है? कह रहा है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। तो 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से दोनों, तंत्रिका तंत्र भी करता है, हार्मोन्स भी करता है। ठीक है। तो कह रहा है कि मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो तंत्रिका तंत्र भी करता है। क्या करता है? हार्मोन्स भी करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे क्वेश्चन 44 कह रहा है कि सूर्य से प्रकाश जो है ना कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है, बताइए। क्या होगा? 8 मिनट। क्या होगा? 8 मिनट, याद रखिए 8 मिनट होगा। ठीक है। तो सूर्य से प्रकाश जो है 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य से प्रकाश जो है मतलब कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है, तो 8 मिनट पहुंचता है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे करा निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर जो है ना हवा में नहीं पाई जाती है, बताइए। क्या होगा? कौन सा गैस जो है मतलब आमतौर पे हवा में नहीं पाई जाती है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन।
तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है आमतौर पे हवा में नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन क्या है तो पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, मैथ क्वेश्चन है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48 पे ये कह रहा है कि कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है, बताइए। कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है बताइए? तो 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना, तो 14 होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे कर रहा है कि ग्लेशियल एस्टिक अम्ल क्या है, बताइए। ग्लेशियल एस्टिक अम्ल क्या है, बताइए। तो 49 का तो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 49 का ए, 100% जहरीली एस्टिक एसिड है। क्या है? 100% जहरीली एस्टिक एसिड है। यहाँ पे जो है ना कास्टिक सोडा का पीएच मान पूछा था ना, यहाँ पे 14 है। कुछ इंपॉर्टेंट भी पीएच मान देख लीजिए, ठीक है ना, आप लोग याद रहेगा। देखिए यहाँ पे पूछेगा ना कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है। अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.4 होता है। सभी लोग नोट कर लीजिए, या तो फिर आप लोग ना कहीं नोट करिए, या तो ध्यानपूर्वक सुनिए, बाकी पीटे में सारा लिखा हुआ है। देखिए हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि सुनने से ना याद ज़्यादा होता है। देखिए अमाशय का बोलेगा तो 1.4 होता है, ठीक है। अमाशय का पीएच मान बोलेगा तो 1.4 होता है। एक क्वेश्चन है, इससे आने की संभावना पूरा है, इसलिए हम रिपीट कर दे रहे हैं। भले थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्लास, लेकिन आप लोग को बेहतर तरीके से याद होना ये इंपॉर्टेंट है। तो अमाशय रस का 1.4 होता है। नींबू का बोलेगा 2.5 होता है, या 2.2 भी कहीं देता है। अब विनेगर का बोलेगा तो 4 होता है। विनेगर कितना होता है? 4 होता है। टमाटर का बोलेगा, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है, ठीक है। टमाटर का 4.1। कॉफ़ी का बोलेगा पीएच मान कितना होता है? कॉफ़ी का 5 होता है, ठीक है, 5 होता है। अम्ल वर्षा का बोलेगा पीएच मान कितना होता है? 5.6 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा का। और यहाँ पे ठंडा पेय का बोलेगा तो ठंडा पेय का कितना होता है? 6 होता है पीएच मान। दूध का बोलेगा पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है दूध का पीएच मान। आगे देखिए समुद्र का पानी कितना होता है? समुद्र के पानी का 8 होता है। और लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? लार का 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। और बेकिंग सोडा का बोलेगा कितना होता है? ये सब पूछता है नहीं है। बेकिंग सोडा का 8.5 होता है, ठीक है। और कास्टिक सोडा का बोलेगा कितना? कास्टिक का सोडा का जो 14 होता है। और बासिंग सोडा का बोलेगा कितना? तो बासिंग सोडा का जो 8.5 होता है। कितना? 8.5 होता है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 था ना, ग्लेशियल एस्टिक अम्ल है क्या है? तो 100% जहरीली एस्टिक एसिड है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है, बताइए। कौन सा विटामिन है दृष्टि से संबंधित, बताइए। विटामिन ए। विटामिन क्या होगा? ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है दृष्टि से संबंधित है? विटामिन ए होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल एक लिंगी है, बताइए। कौन सा फूल जो है एक लिंगी है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पपीता है। क्या है? तो पपीता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल जो है एक लिंगी है? तो पपीता है। कौन सा? पपीता। क्वेश्चन नंबर 53 पे देखिए, कह रहा है कि अनुकूल, कह रहा है अनुकूल का जो है ना विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। अनुकूल का जो विलोम शब्द क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल होगा। क्या होगा? प्रतिकूल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कैल्शियम से बना है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? दांत है। क्या है? दांत है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दांत जो है ना कैल्शियम से बना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, बताइए। इसमें कौन एक रक्त समूह नहीं है? तो क्या होगा? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त सी जो है रक्त समूह नहीं, लेकिन ओ है, ए है, और ए बी क्या है? रक्त समूह है। आगे देखिए 56 जो मैथ का क्वेश्चन है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि किस अकशेरुकी जंतु का रक्त लाल होता है, बताइए। किसका होता है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ का होता है। क्या होता है? केचुआ का होता है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि केचुए में रक्त ग्रंथियां रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं, जो रक्त प्लाज्मा में घुल जाता है और क्या होता है? रक्त को जो है ना लाल रंग कर देता है। तो क्या कह रहा था? किस अकशेरुकी जंतु का रक्त लाल होता है? केचुआ का होता है। और याद रखिएगा ना कि केचुए में रक्त ग्रंथियां रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन का उत्पादन करते हैं, जो रक्त प्लाज्मा में घुल जाता है और रक्त को क्या करता है? लाल कर देता है। आगे क्वेश्चन नंबर 58 पे कह रहा है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए। सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समांगी होगा। क्या होगा? समांगी। आगे क्वेश्चन नंबर 59 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में जाना जाता है, बताइए। क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल विभेदोत्तक ऊतक। क्या है? केवल विभेदोत्तक ऊतक होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस ऊतक को ग्रोइंग टिश्यू के रूप में जानते हैं? तो केवल क्या होगा? विभेदोत्तक ऊतक होगा। याद रखिए 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है हवाओं की ऊर्जा होती है, कैसी होती है हवाओं की ऊर्जा?
तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज होता है। क्या होता है? केवल गतिज होता है। गतिज होता है। बहती हुई हवा में जो है गतिज ऊर्जा होता है। जो भी हवा बहेगा उसमें क्या कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। इसलिए गतिज ऊर्जा होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 पे कर रहा है, एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? बताइए, एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? क्या होगा? 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर और क्या है? अंडप है। क्या है? पुंकेसर और अंडप। तो कह रहा है कि एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? तो पुंकेसर और अंडप है। आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी, कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि क्या कारण है? बताइए। क्योंकि ना इसमें जो है छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से क्या अवशोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है। क्या कारण है? तो इसमें यही कारण है ना कि इसमें छोटे कणों में खनिज पदार्थ होते हैं जिन्हें पौधे द्वारा आसानी से क्या होती है? अवशोषित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, ओंकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी पर। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि हु लुक ट्रिवल, व्हाट इज ट्रिवल इन द सेंटेंस क्या होगा? बताइए, हु लुक ट्रिवल, व्हाट इज ट्रिवल इन सेंटेंसेस क्या है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव है। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? बताइए, अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो क्या है? सभी। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान करना। क्या करना? आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो क्या होगा? तो आर्थिक रूप से गरीबों को उत्थान के लिए अंत्योदय कार्यक्रम को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 पे, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रेंथ इज क्या होगा? स्ट्रेंथ मतलब क्या होगा? इसका एंटोनिम्स बोल रहा है, स्ट्रेंथ इज क्या होगा? तो इसका 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, वीकनेस। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे इसका उल्टा एंटोनिम्स बोल रहा है ना, वीकनेस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रहिए। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 67 पे कर रहा है, गोल क्रांति किससे संबंधित होता है? आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू से। किससे? आलू से है। और रजत क्रांति बोलेगा तो किससे? अंडा से। लाल क्रांति बोलेगा तो टमाटर से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन ये 68 पे करा कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत के लगभग बीच से जो है ना गुजरता है? बताइए, कौन गुजरता है बीच से? करा है कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत के लगभग बीच से गुजरता है? तो क्या कौन सा रेखा गुजरता है? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा गुजरता है? कर्क रेखा। और भारत में जो है ना कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरता है। कितना से? 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन है? तो इसका ट्रिक होता है ना, मित्र पे गमछा झार। तो मित्र से हो गया मिजोरम, और त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और ग से गुजरात, और क्या होगा? म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 69 पे करा, निम्नलिखित में से एथेनॉल का उपयोग होता है किस में होता है? बताइए, एथेनॉल का उपयोग बोलेगा तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। क्या उपयुक्त सभी में? मानक पेय में भी होता है, खांसी के सिरप में भी होता है, पेट निर्माण में भी होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है? तो मादक पेय में होता है, खांसी के सिरप में होता है, पेट के भी निर्माण में होता है। आगे क्वेश्चन 70 पे करा, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो है ना कितने तत्व मौजूद होते हैं? बताइए क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो कह रहा है ना कि आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो है 32 तत्व क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 32 तत्व मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। पहला आवर्त में बोलेगा तो 2 होता है। ठीक है, पहला आवर्त में बोलेगा तो 2 होता है, दूसरा में बोलेगा तो दूसरा में ना 8 होता है, तीसरा में बोलेगा तो 8 होता है, चौथा में बोलेगा 18 होता है, पाँचवा बोलेगा तो पाँचवा भी 18 होता है, छठा बोलेगा तो 32 होता है। ठीक है, और सातवां बोलेगा तो जितना भी शेष है ना, जितना सारा दिया रहता है, शेष तत्व रहता है। 2 8 18 32 बोलता है ना, 2 8 8 18 32 ऐसे होता है ना। आगे क्वेश्चन रहा 71 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? बताइए, सोने का प्रतीक पूछा है, बताइए क्या हो? सबको पता है, यही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, 72 का आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? इनमें सभी होगा। आगे क्वेश्चन में देखिए 73 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है ना क्षार है? इसमें कौन एक क्षार है? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र बोलेगा NaOH होता है, इसका रसायन नाम बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड होता है। NaOH का क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे।
आगे क्वेश्चन है 74 पे कह रहा है गिनी गुणांक जो है ना किससे लिया जाता है, बताइए गिनी गुणांक किससे लिया जाता है? लॉरेंज वक्र। क्या होगा? लॉरेंज वक्र से जो है गिनी गुणांक लिया जाता है। तो गिनी गुणांक जो है लॉरेंज वक्र से लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है 75 पे कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वोच्च प्राथमिकता किसका था, बताइए क्या होगा? 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि का है। तो कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना से में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दिया गया था? कृषि को दिया गया था। और एक ये जो है ना कितना से कितना था? 51 से 56 था। और ये जो बोलेगा ना कि प्रथम पंचवर्षीय में किस पे आधारित था? हेरल्ड डोमोड मॉडल पे आधारित था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि हिंदी नई चाल से ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो क्या होगा? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालचक्र से। क्या है? कालचक्र से। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारी को छोड़कर ब्याज देनदारियों को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? बताइए किसको कहेंगे? प्राथमिक घाटा को कहेंगे। किसको कहेंगे? प्राथमिक घाटा को कहेंगे। तो कह रहा है एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारी को छोड़कर किसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोंगी स्कीम जो है ना किसके संदर्भ में करती है? स्कैम को संदर्भित करता है। बताइए पोंगी स्कीम। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 78 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निवेश को। क्या है? निवेश को। ठीक है, निवेश कर है ना कि पोंगी स्कीम जो है ना किसके स्कैम को संदर्भित करती है? तो पोंगी स्कीम जो है निवेश स्कैम को क्या करता है? संदर्भित करता है। तो पोंगी स्कीम जो है ये निवेश स्कैम को संदर्भित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन 79 कह रहा है कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा बताइए? मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। 79 का क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, आइडेंटिफाई होगा। क्या होगा? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन का जो है एक नाउन वर्ब है, इसका क्या होगा? तो आइडेंटिफाई होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है ना गलत है? इसे पढ़ रहे हैं कौन सा मिलान, देखना है कि इसमें कौन गलत है। तो संताल विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड से नहीं था। बिल्कुल क्या है? सही है। संताल विद्रोह कहाँ? झारखंड से। बिल्कुल सही है। और आओ यहाँ पे मोपला विद्रोह बोलेगा तो केरल। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। और रंगपुर विद्रोह बोलेगा तो बिहार। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। रंगपुर विद्रोह बंगाल से समझ था। क्या था? बंगाल से, ना कि बिहार से था। रंगपुर विद्रोह बोलेगा तो बंगाल से होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था? किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहे थे। कौन थे? वीडी सावरकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल सिंह गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? क्या होगा? धर्मात्मा गोखले। क्या है? धर्मात्मा गोखले। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। तो कह रहा है गांधी जी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी थी? तो धर्मात्मा गोखले था। आइए क्वेश्चन नंबर 83 पे कह रहा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा जो है ना लगाया गया था? क्या होगा? 83 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1829 में लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में लगाया गया था। तो कह रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ना कब, मतलब 1829 में लगाया गया था। किस गवर्नर के जनरल काल के द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा बोलेगा 1829। और कौन सा गवर्नर जनरल था उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है इसमें 84 का आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84 का आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन 85 पे कह रहा है, देखिए कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान के संस्थापक थे? क्या होगा? ये थे आर्य समाज के। कौन थे? आर्य समाज के। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। याद रखिएगा ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इनके द्वारा जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। पूछेगा कि कब स्थापना हुआ था? तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम पूछेगा तो कौन कौन पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश बोलेगा स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। वेद भास बोलेगा तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। वेद भास, भूमिका और वेद भास, ये सब जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। आगे क्वेश्चन है 86 पे। देखिए 86 मैथ का क्वेश्चन, 86 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन है 87 पे कर देखिए 87 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? बताइए क्या होगा? ये जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ हैं। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है किससे संबंधित है? तो राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ इससे संबंधित है 249। आगे क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? बताइए कौन नहीं संभव है? राज्य के क्षेत्रों का परिवर्तन। तो इसका जो है ना पहले देखिए कौन कौन देखते हैं। पहले कौन कौन है?
मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। देखिए पहला क्या है, नए राज्यों का गठन, ये भी संभव है, और नए राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, ये भी क्या है, संभव है। आगे आइए, और आगे देखिए कह रहा है कि राज्यों की सीमाओं का विकल्प, ये भी क्या है, संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बोलेगा ये क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 3 के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश का संभव जो है नहीं है, प्रवेश का स्थापना या जो है मतलब ये किया है तो नहीं संभव है। लेकिन याद रखिए अनुच्छेद 3 द्वारा जो है संसद के नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन रहिए 89 पे। देखिए क्वेश्चन 89 कह रहा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताइए। सबको पता अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था। आगे क्वेश्चन 90 पे कह रहा है बधू का बहुवचन क्या होगा, बधू का बहुवचन बताइए, बहुवचन रूप क्या होगा। बधू का बोलेगा तो क्या होगा, बधुएं होगा, क्या होगा, बधुएं होगा। ये सभी क्वेश्चन आने की संभावना जो है हिंदी में पूरा है, इसलिए ना बोलते हैं कि ज्ञान बिंदु जितना भी सेट करवाए ना अच्छे से एक बार जो है ना सारा रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारा आपको ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 हो गया, वॉल्यूम 2 हो गया, इस चैनल पर जितने भी यहाँ से रिलेटेड क्लास है सभी क्लास को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है ना, कम समय में आपको ना, क्योंकि सुनने से ना आपको ज़्यादा याद हो। सोचिए कि हम PDF से पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा याद कम होगा। भले आपको लगेगा कि हम पढ़ लें, लेकिन सुनने से देखने से बहुत ज़्यादा याद होता है। इसलिए लोग क्लास देखता है, क्लास देखना पसंद करता है। इसलिए क्यों हो सकता है कि नहीं हम क्लास को कोई हमको बोल के पढ़ा दे, हमको ज़्यादा याद होगा। यही इसमें नतीजा थी है, अलग है ये क्लास। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 91 पे कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इल्तुतमिश करवाया था। कौन करवाया, इल्तुतमिश करवाया था। ठीक है, तो कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश करवाया। यहाँ पे अगर पूछेगा ना कुतुब मीनार का नींव अगर डालेगा तो कौन डाला था, कुतुब मीनार का नींव कुतुब मीनार डाला था। ठीक है, लेकिन पूरा करवाया था किसने, तो ये पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश करवाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन 92 पे करा कि देखिए मैं था क्वेश्चन, तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, 92 का डी होगा। आगे देखिए 93 का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संत कबीर की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बताइए। कौन जो है ना संत कबीर की रचनाएं हैं, बताइए। 93 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ए और बी दोनों होगा, बीजक भी है, अनुराग सागर भी है, दोनों किसकी है, तो संत कबीर का ही मतलब जो है रचनाएं हैं। बीजक बोलेगा कबीर दास का ही, अनुराग सागर बोलेगा तो कबीर दास का ही है। आगे देख 94 कर रहा है हु गेव यू दिस, हु गेव यू दिस, बताइए क्या होगा। 94 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बाई होम वेयर यू गिव दिस, गिवेन दिस, बाई होम वेयर यू गिवेन दिस होगा। आगे क्वेश्चन 95 पे कर लिटमस विलियन जो है ना डैश से निष्कासित किया जाता है, बताइए किससे होता है, लिटमस विलियन जो होता है। तो 95 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से होता है। तो लिटमस विलियन जो होता है लाइकेन से निष्कासित किया जाता है, लिटमस विलियन जो होता है लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। आगे 96 पे कह रहा है किस ऑब्जेक्ट का जो है ना मतलब डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, बताइए क्या होगा। तो 96 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। तो किस ऑब्जेक्ट का जो है ना द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने में क्या है, नहीं बदलता है, ऑब्जेक्ट द्रव्यमान का है। क्या है, द्रव्यमान का। आगे देखिए कह रहा है, इसमें याद रखिएगा 96 में याद रखिएगा कि मतलब किसी वस्तु का भार जो है ना, किसी वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तन हो सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं हो सकता है। कि इसी के क्या है, द्रव्यमान नहीं हो सकता है। इसलिए जी के मान के अंतर के कारण जो है चंद्रमा पर वस्तु के भार पृथ्वी के भार का कितना कम होता है, 1/6 भाग होता है ना, भार कम होता है 1/6। ठीक है, आई को सुनाइए 97 पे कह रहा है 1 पिकोमीटर बराबर कितना के बराबर होता है, बताइए। 10 के पावर -12। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 10⁻12 मीटर होगा। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन 98 पे करा चिल्ड्रेन बिहाइंडेड वेरी, क्या होगा, चिल्ड्रेन बिहाइंडेड वेरी। 98 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल होगा। क्या होगा, बेल होगा। और क्वेश्चन 99 पे कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, सबको पता है, मुंबई में स्थित है। मुंबई में। इंडिया गेट बोलेगा दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो मुंबई में स्थित है। याद है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था, जिसमें दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ था, मतलब भारत की राजधानी घोषित हुआ था 1911 में हुआ था, 12 में बन गया था। 1911 में जो है ना गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जॉर्ज पंचम के भारत आने के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया बोलेगा तो कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट बोलेगा तो कहाँ है, दिल्ली में। इंडिया गेट का स्थापना कब हुआ था, 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में स्थापना हुआ था इंडिया गेट का। इंडिया गेट अगर पूछेगा ना कि पूर्ण रूप से बना यहाँ पे 24 होगा, ठीक है, लेकिन न्यू रखा गया था 21 में। ठीक है, न्यू 21 में रखा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह जो है इंडिया गेट का निर्माण जो है यह प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की सबसे बड़ी युद्ध कब्रों में से एक था।
इसका उद्घाटन जो है ना 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। तो कभी कभी 1931 भी देता है, देखिए बहुत जगह, तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और इंडिया गेट की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में शहीद अहमद जवानों के स्मरण में किया गया था। आइए क्वेश्चन आइए, देखिए 100 पे कर रहा है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, बताइए। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था, क्या होगा, हरिश्चंद्र था। कौन थे, हरिश्चंद्र थे। कौन थे, हरिश्चंद्र। तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र थे, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन थे, पाल का बोलेगा गोपाल थे। और सेन वंश का संस्थापक बोलेगा तो सामंत सेन थे। और कारकेट वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, कारकेट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। कौन थे, दुर्लभ वर्धन। और लोहार वंश का बोलेगा तो कौन थे, संग्राम राज। लोहार बोलेगा संग्राम राज। उत्पल वंश का बोलेगा अवंती वर्मन। परमार का बोलेगा तो उपेंद्र राज। चंदेल का बोलेगा तो नन्नूक। यादव वंश का बोलेगा तो रामचंद्र यादव थे, ठीक है। और हर्षवर्धन ने थानेश्वर को राजस्थान पर कन्नौज की राजधानी बनाया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बाकी ये सेट नंबर कितना था, सेट नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है सेट नंबर 19 देखेंगे, ठीक है। बाकी इस क्लास को इसके जो भी क्लास पहले लिए हैं ये सारा क्लास में देख लीजिएगा, अंत समय में बहुत फ़ायदा करेगा अंत समय में। बाकी इस क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका PDF आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको सेट नंबर 18 का PDF मिल जाएगा। बाकी इसके पहले का भी सारा PDF आपको मिल जाएगा। बाकी अगले क्लास में सेट नंबर 19 देखते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।